बाल सीक्रेट एजेंट 999 राजन इकबाल सीरीज एस.सी. बेदी द्वारा लिखित अजगर का रहस्य पार्ट 1। एसपी नारंग ने आश्चर्य भरी निगाहों से इकबाल की तरफ देखा। इस समय वो पीली कमीज, लाल पैंट व हरा कोट पहना हुआ था। नारंगी रंग की टाई उसके गले की शोभा बढ़ा रही थी। टेक्निकल कपड़े देखकर ही एसपी नारंग को आश्चर्य हुआ। सर, मुर्ग मुसल्लम व रोगन जोश मीट की खुशबू भी मुझे यहाँ तक खींच कर लाई है, इसलिए जो कपड़ा मुझे मिला मैंने पहन लिया। क्या आपको हीरो टाइप रंगीन कपड़े पसंद नहीं आए? बहुत पसंद आए। एसपी मुस्कुराते हुए बोले। तुम्हारी शरारतों से भी ज़्यादा। अब चलो, पहले खाना खा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। दोनों डाइनिंग रूम में आ गए, जहाँ मेज़ पर खाना सजा हुआ था। एसपी कुर्सी पर बैठते हुए बोले, इकबाल, शुरू हो जाओ। मुर्ग मुसल्लम व रोगन जोश की भाप से बड़ी शानदार खुशबू आ रही थी। नान भी थे। इकबाल उन पर टूट पड़ा। आराम से खाओ, खाना भागा नहीं जा रहा है। नहीं सर, मुझे डर है कहीं भोलू ना आ जाए। एसपी हंस पड़े। इकबाल के खाने की रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। जमकर खाने के बाद उसने एक गिलास पानी पिया और ज़ोरदार डकार लेने के बाद पेट पर हाथ फेरता हुआ बोला, मज़ा आ गया, अब कॉफ़ी मंगवाइए। नौकर ने बर्तन उठाए और मेज़ साफ़ की और कुछ ही देर में कॉफ़ी लेकर आ गया। कॉफ़ी पीते हुए एसपी बोले, मेरा ख्याल है अब इस केस के बारे में तुम मुझे बताओगे। इकबाल कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, इस बात की तो आपको जानकारी है ही है कि पिछले कुछ महीनों से हमारी फ़ौज के 8 अफसरों को रहस्यमय ढंग से कत्ल कर दिया गया। कुछ को चाकुओं से, कुछ को गोलियों से और कुछ को जहर देकर मारा गया है। अंतिम मरने वाला फौजी अफसर मेजर अशोक था, जिसकी लाश के पोस्टमार्टम से मालूम हुआ कि उसे जहर देकर मारा गया था। उसके पेट से एक जहरीला पदार्थ LSD भी बरामद हुआ है। कुछ लड़कियों की भी हत्या हुई है। अंतिम लड़की मिस अलका थी, जो शरीफ ख़ानदान की थी। मरने वालियों में कुछ शरीफ और कुछ कॉल गर्ल्स थीं। सब एक से एक सुंदर थीं। लेकिन ये हत्याएं हो क्यों नहीं है? जिस फौजी अफसर या लड़की से काम निकल जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कैसा काम? फौजी रहस्यों की चोरी। क्या मतलब? एसपी बुरी तरह चौंके। संस्था का बॉस ऐसी लड़कियों को इस काम के लिए चुनता है जो अपने हुस्न के जाल में किसी फौजी अफसर को आसानी से फंसाकर उसे भारतीय फौजी के गुप्त रहस्य हासिल कर सकें। इस लड़की द्वारा बॉस को जब संस्था के लिए खतरा अनुभव होता है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है। फौजी अफसर को भी इसीलिए कत्ल किया जाता है ताकि रहस्य ना खुल सके कि फौजी रहस्य चुराए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि कोई देश से गद्दारी कर रहा है। जी हाँ, और मुझे ऐसे ही गद्दारों से निपटना है। इकबाल का चेहरा कठोर हो गया और आंखों से चिंगारियां बरसने लगीं। वो गुर्राया, जो भी मेरे भारत मेरे देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, मैं उसकी बोटी बोटी करके कुत्तों को खिला दूंगा। मुझे विश्वास है बेटे, तुम्हारे जैसा देशभक्त जल्द ही गद्दारों को बेनकाब कर देगा। कुछ क्षण खामोशी छाई रही। फिर खामोशी को तोड़ते हुए इकबाल बोला, अलका को मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जाल में फंसाया था। वो उनके विरुद्ध प्रमाण देना चाहती थी, लेकिन इससे पहले वो कुछ मुझे दे पाती, उसका कत्ल कर दिया गया। ओह। इकबाल ने जेब से एक अंगूठी निकालकर उनके सामने रख दी और बोला, ये अंगूठी मुझे अलका के फ्लैट से मिली थी। इसमें क्या खास बात है? पिछले दिनों जिन लड़कियों की लाशें मिली हैं, उनके बाएं हाथ की उंगली पर अंगूठी के निशान तो थे, लेकिन अंगूठी गायब थी। वो ऐसी ही अंगूठी थी। तो इस अंगूठी का क्या रहस्य है? ऐसी अंगूठी उस लड़की की उंगली में रहती है जो संस्था के लिए काम करती है। इसके नक पर अजगर का निशान बना है। ये संस्था का निशान है। आपसी शनाख्त के लिए ऐसी अंगूठी का प्रयोग किया जाता है। शाबाश इकबाल, तुम इतने अधिक बुद्धिमान हो गए, मैं सोच भी नहीं सकता था। अब मुझे राजन की कमी नहीं खल रही है। सर, राजन इकबाल या फिर इकबाल राजन नहीं बन सकता। ठीक है, आगे बताओ। इस अंगूठी का नग जिस पर अजगर की आकृति बनी हुई है, इसी शहर की फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। कौन सी फैक्ट्री? एल्सन एंड हीरालाल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ये कंपनी खिलौने बनाकर विदेशों में बेचती है। लेकिन ये तो बहुत इज्जतदार और प्रसिद्ध कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा काफ़ी विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होती है।
अभी तो सिर्फ शक है, मैं छानबीन कर रहा हूँ। हो सकता है ऐसा न किसी भारी व्यक्ति ने ऑर्डर देकर बनवाए हों। लेकिन फिर भी एक खिलौने बनाने वाली फर्म का ऐसा नग बनाना तो आश्चर्यजनक है। यही बात तो संदेह पैदा कर रही है। ठीक है, काम करते रहो, तुम्हें हर प्रकार की सहायता मिलेगी। उसके बाद इकबाल विदा लेकर बाहर आ गया। जब उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी तो उसे सूरज की याद आई, जिसे उसने फौजी अफसर के रूप में हीरो क्लब भेजा था, ऐसी लड़की को जाल में फंसाने के लिए जिसकी उंगली में नग वाली अंगूठी हो, जिसमें अजगर की आकृति बनी हो। दोस्तों, इस समय आप लोग अजगर का दूसरा पार्ट सुन रहे हैं, और मैं आप लोगों से इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे पास उसका पहला पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इस पार्ट में भी उतना ही मज़ा आएगा। आपको पहले पार्ट की कमी नहीं होगी। शुक्रिया। पार्ट 2। सूरज चांदनी को अकबरी गेट की उस इमारत में छोड़ आया था जहाँ इकबाल ने उसे छोड़ने के लिए कहा था। फिर वो अपने फ्लैट पर वापस आ गया। रात काफ़ी बीत चुकी थी, इसलिए अब वो कुछ घंटे सो लेना चाहता था, लेकिन उसे भूख सता रही थी। इसलिए वो रसोई में जाकर अपने लिए 2 अंडों का ऑमलेट बनाने लगा, फिर ब्रेड व सॉस के साथ उसे खाने लगा। थोड़ी देर के बाद उसने 1 कप चाय पी, लेकिन नींद अब उसकी आंखों से कोसों दूर भाग चुकी थी। सवेरे के 4 बज गए थे और वो अपने पलंग पर लेट गया। 1 घंटा और भी बीता। नींद आने ही वाली थी कि कॉल बेल बजी। कौन है बे? वो गुर्राया, लेकिन जवाब में कॉल बेल फिर बजी। अबे यार, तेरा सत्यानाश हो, तेरी जेब ही नहीं साले, तेरी मूछें भी कटे। वो बड़बड़ाता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इससे पहले वो दरवाजे तक पहुंचता, कॉल बेल तीसरी बार फिर बज उठी। उसने दरवाज़ा खोल दिया। सामने मूंछों वाला विदेशी व्यक्ति खड़ा था, जो क्लब में उसे घूर रहा था। प्यारे, सूरज मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारा घूरना बड़ा ही लाजवाब है। तुम घूर रहे हो तो गुदगुदी मेरे पेट में हो रही है। शट अप। हो गया। वो लड़की कहाँ है? लड़की? यहाँ लड़की का क्या काम? भागो मत। वो जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तानता हुआ बोला, मुझको लड़की चाहिए। अगर वो लड़की मुझको ना मिली तो तुम्हारा हशर भी बुरा होगा। कौन सी लड़की बे? वही जिसको तुम क्लब से अपने साथ लाया है। मैं उसे अपनी जेब में रख कर नहीं लाया। ये फ्लैट तुम्हारे सामने है, तलाशी ले लो। ठीक है, तब तुम मेरे साथ चलेगा। अगर गड़बड़ को करने की कोशिश करा तो हम तुमको गोली मार देगा। लेकिन तुम मुझे ले जाना कहाँ चाहते हो? मालूम हो जाएगा। सूरज रिवॉल्वर के सामने मजबूर था। उस व्यक्ति का नाम रेंडल था। थोड़ी दूर रेंडल की कार खड़ी थी। सूरज को उसके साथ उसमें बैठना पड़ा। ड्राइविंग सीट पर पहले से एक व्यक्ति मौजूद था। कार की खिड़कियों पर काले पर्दे पड़े थे। बत्ती बुझते ही अंदर अंधकार छा गया। कार ने गति पकड़ ली। सूरज को इस तरह अपने साथ ले जाना आसान ना था। वो चाहता तो रेंडल के हाथ तोड़कर उसके हाथ में पकड़ा देता, लेकिन वो जानना चाहता था कि ये है कौन और चांदनी का हमदर्द क्यों बना हुआ है। अगली पल उसे अजीब सी गंध का अनुभव हुआ और फिर उसकी चेतना लुप्त हो गई। पार्ट 3। होश में आते ही सूरज हड़बड़ा कर उठ बैठा और चारों तरफ देखने लगा। उसने खुद को एक कमरे में पाया जिसमें रोशनी हो रही थी। कुछ क्षणों के बाद कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर रेंडल एक बदमाश के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ। एक विदेशी भी उसके साथ था। उसके चेहरे पर हिंसक भाव थे और नाक तोते की तरह लंबी थी। अब बताओ, वो लड़की कहाँ है? उसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ। लंबी नाक वाला सूरज को बुरी तरह घूर रहा था। यार, इस तरह मत घूरो, मुझे आग नज़र आती है। मैं मोम का बनाऊँ, मेरी जान निकल जाती है। मोम पिघल गई तो नज़र नहीं आऊँगा। सच कहता हूँ, भून बनकर सबसे पहले आकर तुझे सताऊँगा। इकबाल का असर सूरज पर भी था। सूरज ने झट से एक झक सुना दी।
वो उसी तरह सूरज को घूरता रहा। फिर उसने पूछा, कौन हो तुम और हमारे मामले में टांग क्यों अड़ा रहे हो? प्यारे, मैंने कुछ नहीं अड़ाया है। टांग अड़ाता तो तुम मुंह के बल गिरते। बकवास मत करो, हमारे प्रश्न का सही सही उत्तर दो। रेंडल क्रोध से फुंकारता हुआ बोला। ज़रूर समझूंगा और ज़रूर उत्तर दूंगा। पहले मुझे तो समझाओ कि समझना क्या है। देखो, हमें सख्ती पर विवश मत करो। मैं भला तुम्हें क्यों विवश करूंगा यार? झानी को तुमने कहाँ छिपा कर रखा है? सच बता दूं? सूरज ने ऐसे कहा जैसे सचमुच सच बताने जा रहा हो। हाँ, मैंने उसे अपनी जेब में छुपाया है और क्लब में शानदार डिनर खिलाया है। सही सही बताओ वरना हम तुमको गोली मार देंगे। यार, मैं उसे फ्लैट में छोड़ गया था। जाकर देखो, फ्लैट में सोई हुई लेटी हुई मिल जाएगी। वो फ्लैट में नहीं थी तो बाथरूम में होएगी। रसोई भी देख लेना, शायद अपने लिए खाना वाना बना रही हो। वो वहाँ खई नहीं है। तुम बताओ कहाँ गई वो? रेंडल गुर्राया। तुम लोग मूर्ख हो। बेकार में खुद भी परेशान हो रहे हो, मुझे भी परेशान कर रहे हो। क्या आप बक रहे हो? तुम्हारी बातों से साबित हो गया कि तुम लोग हमारी निगरानी कर रहे थे। तुम लोगों ने यह भी देखा होगा कि मैं उस फ्लैट से अकेला निकला था। वो कोई तस्वीर तो है नहीं जो मैं उसे जेब में डाल कर ले जाता। लंबी नाक वाले ने रेंडल की तरफ देखा। रेंडल उलझन भरे स्वर में बोला, बॉस ये सही बोल रहा है, ये फ्लैट से अकेला ही निकला था। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद लंबी नाक वाला बोला, जब तक हमें छाननी नहीं मिल जाती तुम यहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन मेरा आराम का पूरा ख्याल रखना, ओके? वो लोग उसे घूरते हुए बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया। सूरज जानता था कि इकबाल पूरे ज़ोर शोर से इस केस पर काम कर रहा है। उसे इस केस पर लगाकर वो सो नहीं रहा होगा। कोई 20 मिनट ही बीते होंगे कि दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ सुनाई दी। वो सतर्क हो गया। दरवाज़ा खुला और इकबाल पलके झपकाता हुआ अंदर आया। अबे अबे जासूस, तुम? हाँ, मैं ही हूँ। गिराकट, आदाब अर्ज़ है। अभी तक कितनी जेबें साफ़ करी? एक भी नहीं यार। धत तेरे की, तुमने तो गिराकटों का नाम डुबो दिया। अब यहाँ से खिसक लो और 10-12 जेबें तराश कर गिराकटी का नाम उज्ज्वल करो। तभी सूरज लड़खड़ाया और इकबाल से जा टकराया। दोनों फर्श पर लुढ़क गए। इकबाल पोलथी मारकर बैठता हुआ बोला, अबे अबे ये क्या हरकत थी? सॉरी यार, ठोकर लग गई। अब शराफत से मेरा पर्स दे दो। हमारे साथ भी ये हरकत? यार, गिराकटी का नाम उज्ज्वल कर रहा था। लेकिन तुम्हारे जैसे जासूस तो हमारी ग्राहकटी पर लानत है। तुम्हारे जैसे 2-4 ग्राहक और मिल जाए तो हमारी ग्राहकटी का नाम ही डूब जाए। सूरज उसकी जेब में पर्स डालता हुआ बोला, जैसे उसने निकाल लिया था। हमारी जैसी चट्टानों से टकराओगे तो सिर फूटेगा ही। तभी तो सिर हिलाते हुए पूछ रहा था हूँ कि तुम यहाँ कैसे? 2 पहरेदार मिले थे, इस समय धूल चाट रहे हैं। और वो मुच्छल? कौन मुच्छल? अरे वही लंबी मूँछों वाला। मुच्छल अपने साथी के साथ सपनों में खोया हुआ है। मेरे हाथों की मार खाते ही बेचारे सो गए। काफ़ी दिनों से जागे हुए थे। अब इससे पहले कोई आकर हमें सपनों की नींद सुलाए, खिसक लो। दोनों बाहर आ गए। कोई रुकावट पेश नहीं आई। थोड़ी देर के बाद इकबाल की कार सड़क पर दौड़ रही थी। सूरज उसकी बगल में बैठा हुआ था। मिस्टर जासूस? सुन रहा हूँ मिस्टर गिराकट। वो लड़की कहाँ जिसे मैं फ्लैट में छोड़कर आया था? रेड हाउस में। वहाँ क्यों ले गए? वहाँ अचार बनाने के यंत्र लगे हैं। अचार टेस्ट करके वो बताएगी कि कैसा बना है। सूरज समझ गया कि इकबाल उसे इस समय कुछ भी बताने नहीं वाला है, इसलिए उसने कुछ नहीं पूछा। इकबाल ने उसे उसके फ्लैट के सामने उतार दिया। पार्ट 4। पवन को इकबाल ने आदेश दिया था कि सीक्रेट सर्विस के 4 साथियों को अपने साथ ले जाओ और मेरीना रोड स्थित कोठी नंबर 10 से मुच्छल व उसके साथियों को निकाल लाओ। दोनों बेहोश हैं। इस समय वो पवन की कार का इंतज़ार कर रहा था। तभी ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। घड़ी का बटन बाहर खींचते ही वो बोला, इकबाल। मैं पवन बोल रहा हूँ। मुच्छल का क्या हुआ? जब हम वहाँ पहुँचे तो वो मरा पड़ा था। किसी ने उसको गोली मार दी। और उसका साथी? उसकी भी वहाँ लाश मिली है। अपराधी बहुत चालाक है। खैर कोई बात नहीं, बचकर जाएंगे कहाँ। अब
तुम मौज करो, ओवर एंड ऑल, इकबाल ने कहा और घड़ी का बटन दबाकर संबंध विच्छेद कर दिया। इकबाल की कार उस समय सड़क पर दौड़ रही थी। तभी उसने अनुभव करा कि एक लाल रंग की मारुति कार उसकी कार का पीछा कर रही है। एकाएक उस कार की स्पीड बढ़ने लगी। जैसे ही वो इकबाल की कार के पास से गुजरी, एक धमाका हुआ और इकबाल को तुरंत ब्रेक लगाना पड़ा, वरना वो खंभे से टकरा जाता। उसका पिछला टायर फट गया था। लाल कार आगे निकल गई, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद ही कार ने यू टर्न लिया और उसकी तरफ बढ़ने लगी। इकबाल कार से नीचे उतर आया और डिक्की के पास जाकर खड़ा हो गया। वो उसकी कार के पास आकर रुकी। उसमें से एक व्यक्ति कार के नीचे उतरा और चिल्लाया, अगर तुमने भागने की कोशिश की तो गोली मार दूंगा। क्यों मजाक करते हो यार, टायर पहले ही बेकार हो चुका है, तुमने भागने योग्य छोड़ा कहाँ है। जरा अच्छे आदमी की तरह इधर आओ, स्टेपनी बदलने में मेरी मदद कर दो, मैं तुम्हारा आभार मानूंगा, लॉलीपॉप भी खिलाऊंगा। इकबाल कार के पीछे था। सामने आकर बात करो। यार सामने आते हुए शर्म आती है, मम्मी ने कहा था गैर मर्द के सामने मत आना। वो उछलकर इकबाल के सामने आ गया। यार, इकबाल मूर्खों के समान पलके झपकाता हुआ बोला, तुम्हें मेरे सामने आते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुम्हारे लिए गैर मर्द हूँ। बको मत, चलकर मेरी कार में बैठो वरना गोली मार दूंगा। अरे तुम तो शरीफ आदमी लगते हो, मुसीबत ज़दा आदमी को लिफ्ट दे रहे हो। चलो मुझे मेरे घर पर उतार देना। कार में बैठो। इकबाल सिर झुकाते उसकी कार की तरफ बढ़ने लगा। वो बदमाश उसके पीछे था। कार के करीब पहुंचकर इकबाल ने पलट कर लात चला दी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छिटक गया। वो कुछ समझता उससे पहले इकबाल के लात और गुस्से उस पर बरसने लगे। उसके होंठ फट गए और नाक से खून बहने लगा। वो वहीं सड़क पर बैठ गया। अब कहो प्यारे, क्या हाल है? तुम अपनी मौत को दावत दे रहे हो? वो आस्तीन से खून को पोंछता हुआ बोला, मेरे साथी तुम्हें चीर कर रख देंगे। इकबाल की एक ठोकर उसके सर पर पड़ी और वो तुरंत बेहोश हो गया। इकबाल ने पहले उसका रिवॉल्वर उठाकर जेब में रखा और फिर उसे उठाकर उसी कार की पिछली सीट पर डाल दिया। फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर के बाद कार रेड हाउस की तरफ दौड़ रही थी। पार्ट 5, रेड हाउस, जो कि सीक्रेट सर्विस का गुप्त भवन था। इकबाल ने उसके गैरेज में ले जाकर कार रोकी, फिर नीचे उतरा और शटर गिरा दिया। दीवार की बाईं तरफ हिरण का सिर लगा था। उसकी बाईं आंख को दबाते ही दीवार में गुप्त द्वार उत्पन्न हो गया। बदमाश को उसने कार से निकालकर कंधे पर लादा और गुप्त द्वार में प्रविष्ट हो गया। अंदर दीवार में एक लाल बटन लगा था। उसे दबाते ही दरवाजा फिर से बंद हो गया। उस बदमाश को उसने एक कमरे में बंद करा और फिर आगे बढ़ गया। अब उसे चांदनी से मिलना था, वही चांदनी जिसे सूरज अकबरी गेट वाली इमारत में ले गया था। उसके निर्देश पर उसे विश्वास था चांदनी से उसे काफ़ी जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो अजगर दल की ही सदस्य थी। पार्ट 6। चांदनी को जब होश आया तो उसने खुद को एक नर्म बिस्तर पर पाया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठी और आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगी। वो चमकीली दीवारों वाला चौकोर कमरा था, जिसमें ना तो कोई खिड़की थी और ना ही दरवाज़ा। कमरे में सिर्फ एक पलंग बिछा हुआ था। उसे पिछली सारी घटनाएं याद आ गई। उसने मेजर सूरज को अपने जाल में फंसाया था। फिर मेजर उसे अपने फ्लैट में ले गया था। ड्राइंग रूम में बैठकर वो दूसरे कमरे में चला गया। फिर एकाएक किसी ने पीछे से उसकी गर्दन पर वार करा, वो बेहोश हो गई। अब उसे होश आया था। इतना तो वो समझ गई थी कि वो इस समय किसी की कैद में है। कैद करने वाला कौन है, ये वो अब तक ना समझ सकी थी। कोई 2 घंटे के बाद सामने की दीवार में एक द्वार उत्पन्न हुआ और एक लड़का अंदर प्रविष्ट हुआ। ऑटोमेटिक दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया था।
इस समय उस लड़के के चेहरे पर दुनिया भर की मूर्खता झलक रही थी। चांदनी को एकदम अपनी तरफ घूरते हुए वो लजाते हुए बोला, छी, मुझे नजर लगाओगी क्या? भयभीत होने के बावजूद भी चांदनी के होठों पर मुस्कान थिरक उठी। फिर वो बोली, शायद शायद मैंने कहीं तुम्हें पहले देखा है। हाँ, सपने में देखा होगा। अक्सर मैं लड़कियों के सपने में आता हूँ। जानती हो क्यों? क्यों? लड़कियों को चाट बहुत पसंद होती है ना, मैं उन्हें मुफ्त में चाट खिलाता हूँ। लेकिन ना तो मुझे चाट पसंद है और ना ही तुम मेरे सपने में आए हो। कौन हो तुम? मुझे यहाँ कैद क्यों किया है? ताकि तुम्हारी पूजा कर सकूं। अवश्य तुम कोई गलत आदमी हो। हीरो क्लब में गलत लोग ही जाते हैं। मुझे भी तुमने वहीं देखा होगा। न जाने क्यों चांदनी का चेहरा उतर गया। वो बहुत अच्छी लड़की थी। कौन? किसकी बात कर रहे हो? वही जिसे उसके फ्लैट पर कत्ल कर दिया गया। मुझे मालूम है, वो तुम्हारी अच्छी सहेली थी। अलका? हाँ, वही। हाँ, अब याद आ गया। तुम उस रात अलका के साथ नाच रहे थे। जब फायर हुआ तो तुम उसी के साथ चले गए थे। वाह, तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है। तुम कातिल हो, अलका के कातिल। वो चिल्लाई। अरे बाप रे! इकबाल बौखलाए स्वर में बोला, इतनी खतरनाक बात मत कहो यार, मेरा दिल बहुत कमजोर है, हार्ट फेल हो जाएगा। तुम खतरनाक इंसान हो, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं तुम्हें मार डालूंगी। कहने के साथ ही चांदनी उस पर झपटी और दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर दबाने लगी। इकबाल की आंखें लगभग जब बाहर उबल आई तो उसके बंधन ढीले हो गए। रुक क्यों गई? इकबाल उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मार डालो ना। इकबाल के चेहरे पर इस समय मासूमियत उभर आई थी। कुछ क्षण तक वो उसे निहारती रही, फिर उसके कंधे पर सर रखकर रो पड़ी। उसके आंसुओं से जब इकबाल का कंधा गीला हो गया तो उसने उसे कंधे से पकड़कर पलंग पर बिठाया, फिर खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। चांदनी, इकबाल ने पूछा, क्या तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। मुझे अपना भाई, अपना हमदर्द समझो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। लेकिन तुम हो कौन? इकबाल ने अपना परिचय कार्ड जेब से निकालकर उसे दिखाया, जिसे देखकर वो बुरी तरह चौंकी। तुम जासूस हो? हाँ, और तुम्हें इस गंदे दलदल से मैं निकालना चाहता हूँ। कैसा दलदल? इकबाल कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर बोला, अजगर। मैं समझी नहीं। अलका के फ्लैट से एक प्लास्टिक की अंगूठी मिली है जिस पर अजगर का चिन्ह अंकित है। चांदनी का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो उस हाथ को घुमाने की कोशिश करने लगी जिस उंगली में अंगूठी थी। शहर में कई ऐसी लड़कियों की लाशें पाई गई हैं जिनकी उंगली में अजगर वाली अंगूठी है। वैसी अंगूठी तुम्हारी उंगली में भी है। तुम्हारी जान को भी खतरा है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब निकलने पर बेकार की चीज़ को अपने रास्ते से हटा देता है। बहुत ही पापी और जालिम इंसान है। तुम्हारी जैसी मासूम व मजबूर लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर ना जाने कैसे कैसे गलत काम करवाता है। मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, सही बोल रहे हो। मुझे दुख है कि मैं अलका को नहीं बचा सका। क्लब में जब उस पर गोली चलाई गई थी तो मैंने ही धक्का देकर उसे बचाया था। हाँ, मुझे अब याद आ रहा है। उस समय वो फ्लोर पर गिर पड़ी थी। उसके बाद लाइट ऑफ हो गई थी। उस समय गोली मूंछों वाले विदेशी व्यक्ति ने चलाई थी। मुझे विश्वास है तुम उसे भी जानती हो। रेंडल, उसका नाम रेंडल है। वो कुत्ता हरामजादा है। चांदनी घृणा भरे स्वर में बोली, लेकिन अब उसका कत्ल किया जा चुका है। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। अलका का कत्ल उसी ने किया था। रेंडल अजगर का विश्वास पात्र था। अगर वो उसका कत्ल कर सकता है तो फिर हमारी क्या औकात है? अजगर कौन है? संस्था का संचालक। वही संचालक जो तुम्हारी जैसी शरीफ लड़कियों को बेबस करके फौजी अफसरों को जाल में फंसाकर फौजी रहस्य प्राप्त करता है। तुम्हें तो काफी जानकारी है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़कियों द्वारा फौजी अफसरों को नशीले पदार्थ का पहले आदी बनाया जाता है, फिर इसी कमजोरी का लाभ उठाकर उनसे फौजी रहस्य चोरी करवाए जाते हैं। ये सच है? चांदनी, एकाएक इकबाल नफरत भरे स्वर में बोला, तुम्हारे जैसी लड़कियों ने ही देश को तबाही की कागार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुछ नोटों व अपनी अय्याशी की खातिर तुम ये नहीं सोचती कि इस देश से गद्दारी का कितना बड़ा परिणाम निकल सकता है। सीमा पर जंग हो सकती है, उसमें हजारों लोग मर सकते हैं,
हमारी धरती दुश्मनों के कब्जे में जा सकती है। इसकी जिम्मेदारी तुम पर भी आएगी चांदनी। जिनके लिए तुम देश से गद्दारी कर रही हो वो महागद्दार हैं, तुम्हारे सगे नहीं है। काम निकलते ही वो तुम्हें भी मौत की नींद सुला देंगे। वो कुछ कह तो नहीं सकी लेकिन रोने लगी। इकबाल स्पष्ट देख रहा था कि उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह रहे हैं। इकबाल कुछ क्षण उसे घूरता रहा, फिर गाल पर बहे आए आंसू को अपने हाथों से पोंछता हुआ बोला, मैंने कहा था ना तुम मुझे अपना भाई मान सकती हो। भैया। तुमने मुझे भैया कहा है चांदनी। अब तुम्हारा ये भाई तुम्हें मरने नहीं देगा। उस गंदे दलदल से तुम्हें बाहर निकाल लाएगा। इस बार कमीज की आस्तीन से उसने खुद अपने आंसू पोंछे, फिर बोली, भैया ये सच तो है कि स्वार्थ की भावना इंसान को नीच व कमीना बना देती है, लेकिन मेरे जैसे कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो इस नरकीय गड्ढे में गिरने को विवश हो जाती हैं। लेकिन मेरी बहन, विवशता का मतलब ये तो नहीं है कि देश को बेच दिया जाए। उस देश की गद्दारी की जाए जिसका अन्न व जल खाकर तुम्हारा ये खुद का जिस्म बना है। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि देश की आज़ादी के लिए सैकड़ों नारियों ने अपना प्राणों का बलिदान दे दिया था, लेकिन विवश होकर उन्होंने कभी गद्दारी नहीं की। और तुम विवशता का रोना रोकर ऐसी मशाल को हवा दे रही हो जिससे घर ही नहीं देश जल सकता है। तुम ठीक कह रहे हो इकबाल भाई। खुद की विवशता की जंजीरों को जकड़कर मैं तबाही के रास्ते पर चल पड़ी थी। सचमुच मैं देश की अपराधी हूँ। क्या मैं तुम्हारी विवशता जान सकता हूँ? हाँ, मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ। इकबाल कुर्सी की पीठ पर टेक लगाकर बैठ गया। पार्ट 7। उस समय मैं 19 साल की युवा लड़की थी। पिता का साया बचपन से ही सर से उठ गया था। माँ बीमार रहती थी। नौकरी करके मैं माँ की देखभाल किया करती थी, लेकिन पैसों की कमी के कारण मैं माँ का देखभाल व इलाज ठीक से नहीं करा सकी और मेरी माँ ने दम तोड़ दिया। एक छोटे भाई व बहन का बोझ मुझ पर आ पड़ा। मुझ पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जो वेतन मिलता था उससे खर्चे पूरे नहीं होते थे। रिश्तेदार एक पैसे की भी मदद करने को तैयार नहीं थे। घर में 15 दिन बाद एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाती थी। महीने में आखिरी 4 दिन तो भूखा रहना पड़ता था। मुझे ये बर्दाश्त नहीं हुआ और एक दिन शरीफ लड़की कॉल गर्ल बन गई। पहले दिन ही 100 का नोट मिला तो मुझे लगा अब घर में किसी को भूखा रहना नहीं पड़ेगा। कहते हुए वो सिसक पड़ी और बोली, फिर एक मासूम कली फूल बन गई। ऐसा फूल जो रोज खिलता था और रोज मसल दिया जाता था। उसके बाद मेरा पतन होता गया, मैं नीचे गिरती चली गई। एक दिन अजगर के लिए काम करते हुए देश से गद्दारी करने लगी, लेकिन आज तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। तुम अजगर के चंगुल में कैसे फंसी? आज से लगभग 2.5 महीने पहले मैं एक तूफानी रात को ग्राहक को तलाश करने निकली थी ताकि कुछ नोट प्राप्त कर सकूं। गांधी रोड के पास एक टैक्सी मेरे करीब आकर रुकी। उसमें बैठे व्यक्ति ने उंगली से इशारा करके मुझे अपने पास बुलाया। मैं मुस्कुराती उसके पास पहुंची। वो काफी रईस व्यक्ति था। मुझे एक इमारत में ले गया। वहाँ उसने मुझे अपनी रईसी व बातों से प्रभावित किया। रात मैंने वहीं व्यतीत की। सवेरे उसने मुझे 3000 रुपये दिए। इतने रुपए एक साथ मैंने जीवन में पहली बार देखे थे। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गई। मैं उसे देवता मानने लगी, लेकिन दूसरी मुलाकात में ही मेरा भ्रम टूट गया। उस रात उसने मुझे एक फिल्म दिखाई। मैं कांप उठी। उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसके आदेशानुसार काम नहीं करा तो वो मेरी उन तस्वीरों को मेरे मोहल्ले में बंटवा देगा, मेरे भाई बहन को भेज देगा। अब एक ही रास्ता था, मैं उसके आदेशानुसार काम करूं। यहीं से मेरी नीचता भरा पतन शुरू हुआ। उस दिन के बाद से वो व्यक्ति मुझे कभी दिखाई नहीं दिया। रेंडल मुझे तीसरे दिन एक ऐसे कमरे में ले गया जहाँ सामने सर्च लाइटें जल रही थी। सर्च लाइटों के पीछे अंधेरा था। उस कमरे में एक मानव परछाई खड़ी थी जिसने चुस्त काले कपड़े पहने हुए थे, चेहरे पर नकाब थी, सिर पर अजगर की मूर्ति मौजूद थी, सीने पर भी सफेद अजगर बना था। वही दल का संचालक था अजगर। उसने मुझे आदेश दिया, हीरो क्लब जाकर मुझे एक फौजी अफसर से दोस्ती करनी है, फिर उसे LSD के नशे का आदी बनाना है। उसके बाद मुझे उससे फौजी रहस्य हासिल करने थे। बदले में मुझे 10,000 रुपये मिलना था। मैं तैयार हो गई। रेंडल मेरी निगरानी करता था।
मैंने उस फौजी अफसर को अपने प्रेम जाल में फंसाकर नशे का आदी बनाया। फिर फौजी रहस्य हासिल करे, बाद में उसे ख़त्म कर दिया गया। अच्छा। वो शांत व हल्की होकर बैठ गई, जैसे उसने अपने अंदर का सारा गुबार निकाल दिया हो। यानी वो लोग इस हद तक खतरनाक हैं कि अपने देश को तबाही की कगार पर लाकर खड़ा कर रहे हैं। हाँ, उनकी आत्मा मर चुकी है। इसके बाद खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद खामोशी को तोड़ते हुए इकबाल ने पूछा, चांदनी, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? शायद इसी तरह मैं अपने पाप धो सकूं। बोलो। वो इमारत कहाँ है जहाँ तुम्हें अजगर के पास ले जाया गया था? वो इमारत रेक्सल स्ट्रीट की चौथी सड़क पर है, नंबर 110। क्या तुमने अजगर का चेहरा देखा? नहीं, दल के किसी व्यक्ति को मालूम नहीं अजगर कौन है। उस इमारत तक चल सकती हो? हाँ, लेकिन क्या? मुझे विश्वास है कि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम कानून की सहायता कर रही हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। बुरे काम तो बहुत कर लिए भैया। चांदनी मुस्कुराती बोली, अच्छे काम करते हुए जान भी चली जाए तो परवाह नहीं। आज मैं सोच रही हूँ कि देश के लिए जान देना तो फख्र की बात होती होगी। शायद देश के लिए जान देने वालों को ही शहीद कहा जाता है। तुम मरोगी नहीं चांदनी, तुम मरोगी नहीं। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मेरा वादा है। वो मुस्कुरा दी। पार्ट 8। चांदनी को वहीं छोड़कर इकबाल बाहर आ गया। उस कमरे में एक फ़ोन था। इकबाल ने रिसीवर उठाकर पवन के नंबर डायल किए। दूसरी तरफ से आवाज़ आते ही वो बोला, हेलो, मैं इकबाल बोल रहा हूँ। कहो। तुम तुरंत रेड हाउस पहुँचो। कोई ख़ास बात? यहाँ एक लड़की है। जब मैं उस लड़की के साथ बाहर जाऊँगा तो तुम हमारा पीछा करोगे। ठीक है, समझ गया। तुरंत यहाँ पहुँचो, इकबाल ने कहा और रिसीवर क्रडल पर रख दिया। कोई 10 मिनट के बाद पवन की मोटरसाइकिल रेड हाउस के कंपाउंड में दाखिल हुई। इकबाल ने उससे बात नहीं की और उस कमरे की तरफ बढ़ गया जिसमें वो चांदनी को छोड़ कर आया था। पार्ट 9। कार सड़क पर दौड़ रही थी। चांदनी उसकी बगल में बैठी हुई थी। बैक ग्लास से इकबाल ने देख लिया था, पवन मोटरसाइकिल द्वारा कार का पीछा कर रहा है। चांदनी, एकाएक इकबाल ने पूछा, क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है जो मुझे तुम जैसा भाई मिल गया। इसी बात पर खुश होकर मैं तुम्हें एक गीत सुनाता हूँ, सुनो और मेरे भाई होने पर फख्र करो। इकबाल ने कहा और शुरू हो गया। मेरी बहन भोली भाली लेकिन छैल छबीली है, हाथ है उसका खुला हुआ थोड़ी खर्चीली है, मुस्कुराती है तो जलेबियाँ टपकती हैं, रोती है तो मोती बरसते हैं। मेरे लिए तू भाग्यशाली है, सारी घर की तू हरियाली है। मैं उन्हें बटोर लूँगा, इकट्ठा भी कर लूँगा, दोनों को बेचकर खूब नोट कमाऊँगा। फिर तेरे लिए एक सुंदर राजकुमार लाऊँगा, जिसे दूल्हा बनाकर तुझे दुल्हन बनाऊँगा। घर को मैं जलेबी और मोतियों से सजाऊँगा। विदा के समय तू हंसना, बहना मैं रो लूँगा, तेरी खुशियों की विदाई भी मैं सह लूँगा। जलेबी की तरह ससुराल का घर मिठास से भर देना, मोतियों की तरह उनका घर खुशियों से भर देना। बस भैया बस, अब चुप हो जाओ वरना हंसते हुए मेरा पेट फट जाएगा। इकबाल मूर्खों की तरह उसकी तरफ देखने लगा। वो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। ज़्यादा हंसोगी तो सारे दांत बाहर आ जाएंगे। भैया, वो बोली, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिले? पहले मिलने से क्या हो जाता? मुझे और पहले खुशियाँ मिल जाती। तुम्हारे मिलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जीवन में बाहर आ गई हो। गुड गुड, क्या डायलॉग मारा है? किस फिल्म का है? अरे मैं सच कह रही हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है नर्क से निकलकर स्वर्ग में आ गई हूँ। उसे खुश देखकर ना जाने क्यों इकबाल को भी खुशी हो रही थी। एक जगह उसने कार रोकी। वो एक छोटी सी इमारत थी। यही है वो इमारत? हाँ। तुम कार में बैठो, मैं अंदर झाँक कर आता हूँ। अकेले जाओगे? इंसान अकेला आता है दुनिया में और अकेला जाता है, डरने की कोई बात नहीं।
मैं मजाक नहीं कर रही हूँ भैया, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। मुझसे कम खतरनाक नहीं होंगे, तुम भी देख लोगी कि मैं कितना खतरनाक और भयंकर इंसान हूँ, इकबाल ने कहा और कार को कुछ आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर नीचे उतरा और इमारत की तरफ बढ़ने लगा। चांदनी उसकी सलामती की प्रार्थना करने लगी। कार के रुकते ही पवन मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाकर ले गया और पेड़ की आड़ में खड़ी कर दी। वहां से कार में बैठी लड़की साफ दिखाई दे रही थी। इकबाल उसके सामने ही कार से उतरकर इमारत में दाखिल हो गया। कुछ मिनट बाद एक व्यक्ति गली से बाहर निकला और कार की तरफ बढ़ने लगा। पवन ने देखा उसके हाथ में चाकू पकड़ा हुआ था। उसके इरादे खतरनाक नजर आ रहे थे। पवन वहीं से चिल्लाया, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। वो व्यक्ति ठिठक कर रुक गया, फिर अगले ही पल गली की तरफ भागा। पवन रिवॉल्वर हाथ में लिए उसके पीछे लपका। गली के अंदर और भी कई गलियां थीं। हर गली में गहरा अंधकार था। कदमों की आवाजों के सहारे वो भागता रहा, लेकिन वो बदमाश उसके हाथ नहीं आया। फिर कदमों की आवाजें आना बंद हो गईं। कुछ देर वो और गलियों में भटकता रहा, फिर वापस लौट आया। उसे डर था कि कहीं उस लड़की को कोई नुकसान न हो जाए। दूर से उसने देखा लड़की कार में बैठी नहीं दिखाई दे रही थी। न जाने क्यों उसका कलेजा कांप उठा। वो तेज तेज चलता हुआ कार की तरफ बढ़ने लगा। पास पहुंचा तो स्तब्ध रह गया। लड़की खून से लथपथ सीट पर पड़ी थी। सीट पर भी खून फैला हुआ था। दिल के पास कमीज का हिस्सा खून से लाल हो रहा था। वो मर चुकी थी। पार्ट 10। फाटक खुला था। इकबाल आसानी से अंदर प्रविष्ट हो गया, लेकिन मुख्य द्वार पर ताला लगा था। फिर उसने इमारत का एक चक्कर लगाया। सभी खिड़कियां व दरवाजे बंद थे। एक खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। हाथ अंदर डालकर उसने सटकनी खोली, फिर कूदकर अंदर दाखिल हो गया। वो एक रसोई थी। अंदर बिल्कुल अंधेरा था। उसने जेब से पेन टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी में रसोई से बाहर आ गया। वहाँ पूर्णतः सन्नाटा छाया हुआ था। लगता था जैसे वहाँ कोई नहीं है। एकाएक वो बुरी तरह चौंका। ड्राइंग रूम में एक लड़की खून से लथपथ पड़ी थी। उस लड़की को वो हीरो क्लब में देख चुका था। टॉर्च की रोशनी घुमाई तो दोबारा चौंका। एक और लड़की की लाश उसे दिखाई दी। वो लाशें चीख चीख कर कह रही थी कि इस समय कोठी में कोई नहीं है। इमारत उसने छान मारी, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। फिर जिस रास्ते वो अंदर दाखिल हुआ था उसी रास्ते बाहर आ गया। जब वो अपनी कार के पास पहुंचा तो उसकी खोपड़ी घूम गई। चांदनी खून से लथपथ सीट पे पड़ी थी। किसी ने उसे कत्ल कर दिया था। इकबाल की आंखों में खून उतर आया। चांदनी उसकी मुंह बोली बहन थी। उसकी मौत ने उसके दिल को धक्का लगाया था। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। इकबाल एक झटके से मुड़ा। सामने पवन खड़ा था। इकबाल, मेरे भाई। वो बोला, मुझे दुख है मैं इसकी रक्षा नहीं कर सका। लेकिन ये सब हुआ कैसे? पवन ने सारी घटना विस्तार से बता दी। सुनने के बाद इकबाल बोला, इसका मतलब अपराधी को हमारे यहाँ आने की जानकारी थी। वो ये भी जानता था कि तुम चांदनी की निगरानी कर रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। तुम्हें यहाँ से हटाने के लिए उसने वो नाटक खेला था। इसका आभास तो मुझे तब हुआ जब मैंने चांदनी की लाश देखी। इकबाल कुछ क्षण चांदनी के चेहरे को निहारता रहा, जहाँ पीड़ा के चिन्ह साफ नजर आ रहे थे। फिर वो भर्राए स्वर में बोला, मेरी बहन, मुझे दुख है मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका, लेकिन तुम्हारी कसम मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा, जिन्होंने भी तुम्हारी हत्या की है। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए, जिन्हें इकबाल ने आस्तीन से पूछा। अब इस लाश का क्या करना है? पवन ने पूछा। पुलिस को मेरी गाड़ी में लाश मिलेगी तो गड़बड़ हो सकती है। इस लाश को कार से हटाना होगा। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। इमारत में 2 लड़कियों की लाशें और मौजूद हैं।
वो 3 हो जाएंगी। एसपी साहब से मैं बात कर लूँगा, तुम चिंता ना करो। फिर इकबाल ने लाश को कंधे पर उठाया और इमारत के बरामदे में जाकर डाल दिया। वापस आकर उसने कपड़े से सीट साफ की और फिर दोनों वहाँ से खिसक लिए। पार्ट 11। इकबाल ने घर पहुंचकर इंस्पेक्टर प्रताप सिंह को फ़ोन किया। दूसरी तरफ से उसकी आवाज़ आते ही वो बोला, चाचा मैं इकबाल बोल रहा हूँ। भतीजे तुम अचानक कहाँ लापता हो गए थे? अरे तुम्हारे जैसे नालायक चाचा हो, वो भी मुच्छल चाचा, तो भतीजे को लापता होना ही पड़ता है। क्या मतलब? तो मेरे लिए हथकड़ी लेकर घूम रहे हो? कब तक लापता रहोगे भतीजे? कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तुम्हारी मूंछों के बालों का अगर जोड़ दिया जाए तो कितने किलोमीटर लंबे बनेंगे? भतीजे बोलो चाचा। तुम कानून का मजाक उड़ा रहे हो? अरे चाचा, कानून कोई पतंग नहीं है जैसे और कोई उड़ा लेगा, लेकिन एक ढंग से उड़ा भी सकता है। क्या? अगर तुम्हारी मूंछों के बालों की डोर उसे मिल जाए, यानी कानून की मदद। भतीजे तुम्हारा सत्यानाश हो। क्यों चाचा? हमेशा मेरी मूंछों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? प्यारी मूछें हैं ना, इसलिए। अब एक दिल दहला देने वाली खौफनाक खबर पर जरा गौर फरमाया जाए। खौफनाक खबर? हाँ। अरे यार जल्दी बको। जाकर 3 लड़कियों की लाशों के दर्शन कर लो, बेचारी खून से लथपथ तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। कहाँ? इकबाल ने पता बता दिया और फिर बोला, अब चलता हूँ। सुनो सुनो सुनो। टाटा, इकबाल ने कहा और रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया। पार्ट 12। सूरज ने आज लंबा हाथ मारा था। वो कोई सेठ था जिसकी जेब से 20,000 रुपये मिले थे। वो 2 नंबर का धंधा करने वाला सेठ था। 75% रकम उसने तुरंत गरीबों में बांट दी, 25 अपने पास रख ली, फिर घर आकर सो गया। और रिसीवर उठाकर वो अंगड़ाई लेता हुआ बोला, हेलो इकबाल। ओ मिस्टर जासूस, बोलो। नींद पूरी हो गई? तुम्हें कैसे मालूम हो मैं सोकर उठाऊं? हम तो लिफाफा देखकर मजमून भाप लेते हैं। तुम्हारी आवाज़ बहुत आलसी आ रही है। पक्के जासूस हो यार। इकबाल हंस पड़ा। अब कहो कैसे याद करा? एल्सन एंड हीरालाल कंपनी का नाम सुना है? वही ना जो कंपनी बनाकर विदेशों में भेजती है। हाँ वही। अब उस कंपनी से तुम्हें क्या तकलीफ है? नवीन, पवल व अफजल भी वहाँ होंगे। तुम भी वहाँ पहुँच जाओ। वहाँ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। मैं वहीं जा रहा हूँ। तुम सब मेरी निगरानी भी करोगे और ज़रूरत पड़ने पर मेरी मदद भी। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। इकबाल ने जैसे ही रिसीवर रखा, पीछे उसे कोमल व मधुर स्वर सुनाई दिया, क्या वहाँ खतरा है? इकबाल पलटा तो पलके झपकाने के लिए मजबूर हो गया। सामने सलमा खड़ी थी। शिफॉन की रंगदार साड़ी उसने पहनी हुई थी, जो बदन पर कसी हुई थी। बालों का जूड़ा बनाकर सिर के बीचों बीच बांधा हुआ था। माथे पर पीले रंग की बिंदी व पाँव में पीले सैंडल थे। कानों में टॉप्स व गले में पड़ी माला व घड़ी के पट्टे का रंग भी पीला था, साड़ी के पीले फूल से मैच करता हुआ। सलमा इस समय परियों जैसी खूबसूरत नजर आ रही थी। इक्को, इस तरह क्या देख रहे हो? उत्तर देने की बजाय इकबाल धड़ाम से गिर पड़ा और उसकी आंखें बंद हो गईं। पार्ट 13। सलमा मजाक समझकर कुछ क्षण तो उसे देखती रही, लेकिन जब वो नहीं उठा तो घबरा कर उसके सामने बैठ गई और उसे झिकोड़ती हुई बोली, इक्को, इक्को, इक्को क्या हुआ? इकबाल ने कोई उत्तर नहीं दिया तो उसने जोर जोर से पुकारा, भोलू, भोलू। भोलू भागता हुआ कमरे में आया। कि क्या हुआ मालकिन? पता नहीं, मुझे देखते ही बेहोश हो गया है। आपको देखकर? हाँ। मैं समझ गया, मैं अभी इनको दबा देता हूँ, भोलू ने कहा और फिर बोला, आज मैं खिचड़ी बनाऊंगा, आप तो खाएंगी नहीं, सारा पतीला मिस्टर इकबाल खाएंगे। इकबाल हड़बड़ा कर उठ बैठा। अबे भोलू के बच्चे, तुझे खिचड़ी के सिवा कुछ बनाना आता है कि नहीं? लीजिए मेम साहब, हो गया इनका इलाज। मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तब मैं भूत बनकर आपके सर पर सवार हो जाऊंगा। भोलू ने बड़ी अदा के साथ अपने कॉलर ठीक करे, फिर कमरे से बाहर निकल गया। इक्को, सलमा गुर्राई। क्या हुआ था तुम्हें?
तुम्हें देख लिया था। तो क्या मैं इतनी बदसूरत हूँ कि मुझे देखकर? कभी चुड़ैल देखी है? मुझे ऐसा लगा जैसे गला घोंटने के लिए चुड़ैल मेरी तरफ बढ़ रही है। मैं तुम्हें चुड़ैल दिखाई दे रही हूँ? सलमा गुर्राई। कुछ ऐसा ही लगा था यार। इक्को, अब मैं तुम्हें सच की चुड़ैल बनकर दिखाती हूँ। अरे बाप रे। इकबाल ने भागना चाहा लेकिन सलमा ने धक्का देकर उसे गिरा दिया और उसके सीने पर चढ़ बैठी। सल्लो जी, ये क्या कर रही हो? चुड़ैल बनकर दिखा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। फिर सलमा उसका गला दबाते हुए बोली, चुड़ैल ऐसे ही गला दबाती है ना? गला छोड़ो तो बताऊंगा ना। सलमा ने गला छोड़ दिया। मुझे प्रमाण मिल गया यार कि तुम चुड़ैल नहीं हो। चुड़ैल होती तब तक दम निकल चुका होता। जानती हो तुम क्या हो? मेरी सल्लो। नो मस्का पॉलिश। अरे तुम तो वैसी पॉलिश हो, चमकदार। अब तुम पर ऊपर से और कौन सी मस्का पॉलिश करूंगा? सच्ची बताऊंगा ना। अच्छा एक काम करो, तुम मेरे ऊपर से हटकर बैठो, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताता हूँ। सलमा अपनी साड़ी का पल्लू समेटती हुई उठी और सोफे पर जाकर बैठ गई। इकबाल ने उठकर पहले उसके बाल संवारे, फिर उसके पास बैठता हुआ बोला, सच सच बता रहा हूँ, किसी से कहना नहीं। बताओ तो। तुम आज स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही हो, अति सुंदर। चलो हटो। इकबाल झटके से पीछे हटा और सोफे पर नीचे गिर पड़ा। ये क्या हुआ? तुमने कहा ना चलो हटो, तो हट गया। सलमा खिलखिलाकर हंस पड़ी। इकबाल फिर से सोफे पर बैठ गया तो सलमा ने पूछा, तुम किसी खतरे की बात कर रहे थे ना? कुछ देश के गद्दार हैं, उन्हें गिरफ्तार करने जाना है, इकबाल ने कहा और फिर पूरी कहानी उसे सुना दी। सुनने के बाद सलमा बोली, मैं भी चलूंगी। तुम वहां जाके क्या करोगी? शोभा वराजन तो यहाँ है नहीं, तुम्हारी सहायता करूंगी। कहीं सीने पे चढ़कर गला तो नहीं दबाओगी? वो तो दबाऊंगी, लेकिन प्यार से। सलमा ने कहा और उसका गला पकड़ लिया। अरे बाप रे। सलमा हंस पड़ी। इकबाल ने रिसीवर उठाकर एसपी नारक के नंबर घुमाए। दूसरी तरफ से आवाज आते ही बोला, मैं इकबाल बोल रहा हूँ सर। कहो। जिस केस पर मैं काम कर रहा हूँ आज वो खत्म होने वाला है। कौन सा? फौजी रहस्यों वाला को केस? हाँ। मुझे अब क्या करना है? इंस्पेक्टर प्रताप सिंह से कहिए आज रात 10 बजे वो एल्सन एंड हीरालाल कंपनी को अपने घेरे में ले लें। तो क्या इस केस का अपराधी सेठ हीरालाल है? केस की समाप्ति पर आपको सारे रहस्य मालूम हो जाएंगे। ठीक है, मैं इंस्पेक्टर को आदेश दे देता हूँ। और कुछ? केस की समाप्ति पर सलमा के साथ आपसे मुर्ग मुसल्लन और रोगन जोश मीट खाने आऊँगा। बहुत शरारती हो। प्यार भरे स्वर में वो हंसते हुए बोले और फिर संबंध विच्छेद कर दिया। इकबाल ने रिसीवर क्रेडिल पर रख दिया, फिर सोच में डूब गया। कोई 1 घंटा पहले उसके पास नवीन की रिपोर्ट आई थी जिसको उसने हीरालाल की फैक्ट्री में नौकरी करने का आदेश दिया था। रिपोर्ट काफ़ी काम की थी, उसी रिपोर्ट के आधार पर वो काम करने जा रहा था। अमेरिका से एल्सन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने वहाँ के भारतीय राजदूत से संबंध कायम किया था। उसे राजदूत के फ़ोन का इंतज़ार था। कोई 5 मिनट के बाद घंटी बजी। इकबाल ने रिसीवर उठाया, दूसरी तरफ राजदूत ही था। मैं इकबाल बोल रहा हूँ, कहिए। दूसरी तरफ की बातें इकबाल ध्यान से सुनता रहा। फिर उसकी आंखें चमक उठी, चेहरे पर रौनक आ गई। थोड़ी देर के बाद जब उसने संबंध विच्छेद किया तो उसके होठों पर मुस्कान थी। इक्को जी। कहिए सल्लो जी। क्या लॉटरी निकल आई? जब से मेरी प्यारी लॉटरी निकली है ना, तब से मैंने लॉटरी डालना छोड़ दिया। कौन सी लॉटरी? तुम हो ना मेरी लॉटरी सल्लो जी। जब से तुम निकली हो ना, मैं प्यार की दुनिया में सबसे बड़ा रईस हो गया हूँ। सल्लो जी, अब मैं तुम्हें चुड़ैल कह सकता हूँ? चुड़ैल ही क्यों? रूप सुंदरी कहूँगा तो सौंदर्य को भी नजर लग सकती है। चुड़ैल को तुम्हारे गोरे सौंदर्य का काला टीका समझता हूँ। ठीक है, कह सकते हो मेरे प्यारे राक्षस। अरे अरे, ये क्या? रूपवान कहूंगी तो नजर लग सकती है ना। राक्षस तुम्हारे गोरे चेहरे पर काले टीके के समान है। यानी मेरी जूती मेरे सर। सलमा खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर बोली, चले।
पहले कपड़े तो बदल लो रूप सुंदरी, वहाँ क्या साड़ी पहनकर लड़ोगी? ज़मीन आसमान उलट पुलट हो जाएंगे। सलमा ने शोक निगाहों से उसकी तरफ देखा, फिर दूसरे कमरे में चली गई। थोड़ी देर के बाद जब वो वापस आई तो चुस्त गुलाबी स्लैक्स व कमीज में थी। इसी समय प्रताप सिंह अपनी मूंछों को ताव देता हुआ अंदर प्रविष्ट हुआ। पार्ट 14। इकबाल ने पलके झपकाते हुए उसे देखा, फिर बोला, आओ प्यारे चाचा, तुम्हारी मूंछों की कसम बहुत याद आ रही थी। क्यों? यार तुम्हारी मूंछों के दर्शन करके ही नया काम शुरू करने वाला था। यार तुम हर टाइम मेरी मूंछों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? बहुत अच्छी लगती हैं। सलमा ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। तुम लापता कहाँ हो गए थे? यार चाचा, तुम्हारे वारंट से दुखी होकर गोभी और शलजम का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। इसमें मारधार और वारंट का खतरा भी नहीं है। ए भतीजे, बकवास नहीं। लानत है तुम पर चाचा, तुम गोभी और शलजम के बिजनेस को बकवास कर रहे हो। इसमें लाखों का फायदा है। सड़े गोभी और शलजम 10 पैसे किलो खरीदो और चार डालकर 20 रुपए किलो बेचो। मेरी राय मानो, वर्दी उतार कर मुझसे पार्टनरशिप कर लो। प्रताप उसकी बकवास की तरफ ध्यान न देते हुए बोला, तीनों लड़कियों की लाशें उस इमारत से बरामद कर ली गई हैं। अच्छा, बड़ी खुशी की बात है। लाशें बरामद करने का धंधा भी अच्छा है, काफी मुनाफा मिलता है। इकबाल, मजाक मत करो, मामला बहुत गंभीर हो गया है। अच्छा, वो कैसे? मुझे ऊपर से निर्देश मिले हैं कि एल्सेंट एंड हीरोलाल की फैक्ट्री को अपने घेरे में ले लूं। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मुझसे तुम गोभी और शलजम के लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इकबाल, मैं जानता हूँ कि हीरालाल की फैक्ट्री में क्या घपला हो रहा है। मुझे लगता है सारा चक्कर तुम्हारा ही चलाया हुआ है। वाह वाह, बिल्कुल ठीक कहा चाचा। मैंने कुछ ऐसा चक्कर चला है कि वहां से खिलौने बनने की मशीन हटाकर अचार बनने की मशीनें लगाई जाएंगी। क्या बक रहे हो? अरे चाचा, नाराज क्यों होते हो? अचार के फ्री सैंपल के 1 दर्जन डिब्बे मैं तुम्हारे घर भी भेज दूंगा। क्यों सल्लो जी? 6 मेरी तरफ से। मैं तुम दोनों से निपट लूंगा। प्रताप ने गुर्राते हुए कहा और मूंछों को ताव देता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। पार्ट 15। इकबाल ने फैक्ट्री से कुछ पहले ही कार रोकी और सलमा के साथ उतरकर फैक्ट्री की तरफ बढ़ने लगा। मुख्य द्वार के पास रुककर उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। कोई भी दिखाई नहीं दिया। फाटक के अंदर प्रविष्ट होते ही इकबाल के गले से कुत्ते की रोने की आवाज निकली। अरे अरे, ऐसी अशुभ आवाजें क्यों निकालते हो? सलमा उसके कंधे पर घूंसा मारती हुई बोली, यह आवाज एक मानव को पैदा करेगी। वो देखो, पैदा हो गया। सलमा ने देखा एक मानव साया बरामदे से प्रकट हुआ और उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो नवीन था। उसके करीब आने पर इकबाल ने पूछा, क्या रिपोर्ट है? वो अंदर ही है। तुम्हें विश्वास है? हाँ, थोड़ी देर पहले वो एक ट्रक लेकर आया था। ट्रक अभी वापस नहीं गया। सीक्रेट सर्विस के बाकी सदस्य भी निगरानी कर रहे हैं। चौकीदार कहाँ है? बेहोश पड़ा है। उसकी जगह मैं चौकीदारी कर रहा हूँ। गुड। वो लोग आगे बढ़ने लगे। तभी एक तरफ से अफजल प्रकट हुआ। उसके कंधे पर राइफल थी। रिपोर्ट, इकबाल ने पूछा। ट्रक पर माल लादा जा रहा है। माल डिब्बों में होगा? हाँ। कारखाने में उन लोगों के अलावा कितने कर्मचारी हैं? 7। ये वही व्यक्ति हैं जो गुप्त रूप से माल निकालते हैं। ओके। एक कमरे में उन्हें प्रकाश नजर आ रहा था। ऊंची ऊंची बातें करने की आवाजें भी आने लगी थी। इकबाल ने खिड़की के शीशे से अंदर झांक कर देखा। अंदर दिलचस्प दृश्य था। एक विदेशी कुर्सी से बंधा हुआ था। बाकी दो उसके सामने खड़े ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। बातें समझ नहीं आ रही थी। उनमें से एक सेल्स मैनेजर हरमेश तिवारी और दूसरा मालिक हीरालाल था। सल्लो, इकबाल बुदबुदाया, अपने चेहरे पर नकाब डाल लो। क्यों? जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। फिर दोनों चेहरों पर नकाब डालकर दरवाजे के रास्ते से अंदर प्रविष्ट हुए। वो तीनों उन्हें देखकर बुरी तरह चौंके। हरमेश ने उन्हें देखकर रिवॉल्वर निकालने की कोशिश करी। मिस्टर हरमेश, इकबाल रिवॉल्वर उसकी तरफ तानता वो बोला, अपना हाथ जेब से निकाल लो और रिवॉल्वर जेब से नहीं निकालोगे। हरमेश का चेहरा पीला पड़ गया।
हीरालाल भी भयभीत हो उठा था। पार्ट 16। सलमा व इकबाल के रिवॉल्वर का रुख उन तीनों की तरफ था। तीनों अनिश्चित निगाहों से उन्हें देख रहे थे। इकबाल कुर्सी पर बंधे विदेशी को संबोधित करता हुआ बोला, मिस्टर एल्सन, आपका भारत में गलत ढंग से स्वागत हुआ। एल्सन ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसी के साथ इकबाल का रिवॉल्वर गरज उठा। हरमेश चीख उठा। गोली उसकी कलाई का मांस छीलती हुई निकल गई और रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया। अगली गलत हरकत और तुम्हारा भेजा यहाँ जमीन पर पड़ा होगा। हरमेश कुछ नहीं बोला। खूनी आंखों से इकबाल को घूरता रहा। कौन हो तुम? सेठ हीरालाल ने पूछा। ऐसा जलजला जो तुम जैसे लोगों को सबक सिखाता है। अब तुम आगे बढ़ो और एल्सन को स्वतंत्र करो। हीरालाल ने उसके आदेश का पालन करा। एल्सन के बंधन खोल दिए, लेकिन वो कुर्सी से नहीं उठा। क्यों मिस्टर एल्सन? इकबाल बोला। लगता है गुनाह का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है कि तुम कुर्सी से उठ नहीं पा रहे हो। हमने कोई गलत काम नहीं किया है जिसके लिए मुझे शर्मिंदा होना पड़े। तभी गुप्त रूप से भारत आए हो? मेरे पास अंतर्राष्ट्रीय पासपोर्ट है और मैं कानूनी ढंग से यहाँ आया हूँ। काम तो गैर कानूनी किए हैं। एल्सन कुछ नहीं बोला। एक बात बता दूं, तुम्हारी फैक्ट्री को पुलिस ने घेरा हुआ है। ट्रक भी इस समय पुलिस के घेरे में है। गलत हरकत करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। अब तुम लोग को ये बुरे काम का विवरण देता हूँ, खामोशी से सुनो। कुछ क्षण की खामोशी के बाद इकबाल बोला, मजबूर व बेबस लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर तुम लोग उन्हें हीरो क्लब बेचते थे ताकि फौजी अफसरों को अपने जाल में फंसा सकें। फिर उन्हें नशे का आदी बनाया जाता था। जब वो नशे के लिए तड़पने लगते तो उनसे फौजी रहस्य चोरी करवाए जाते हैं। अब सोचने की बात यह है कि वो नशा अमेरिका से यहाँ कैसे आता था। दरअसल यहाँ से खिलौने अमेरिका भेजे जाते थे। एल्सन उन्हें रिसीव करता था। फिर कुछ खिलौने रिजेक्ट करके भारत वापस भेज दिए जाते थे। ये नशा उन्हीं खिलौनों में भरकर इंडिया आता था। ये ढंग काफ़ी अनोखा है। तुम लोग की बुद्धिमानी की मैं दाद देता हूँ। यही तरीका फौजी रहस्यों को बाहर भेजने के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी खिलौनों के अंदर फौजी रहस्य भर दिए जाते थे। क्यों मिस्टर एल्सन? तो बकवास कर रहा है, मैं सुन ही नहीं रहा। हरमेश तिवारी, तुम इस षड्यंत्र में पूरी तरह जुड़े हुए हो। नहीं, ये गलत है। शट अप, इकबाल दहाड़ता हुआ बोला। जिन फौजी अफसरों के कत्ल हुए उनके पीछे तुम्हारा हाथ था ताकि फौजी रहस्यों की चोरी के भेद न खुल सकें। लड़कियों का कत्ल भी राजदारी को कायम करने के लिए किया गया था। कत्ल के बाद उनकी उंगलियों से अजगर के चिन्ह वाली अंगूठी उतार ली जाती थी ताकि संस्था का भेद कायम रह सके। रेंडल तुम लोगों का खास साथी था। राजदारी के लिए तुम लोगों ने उसको भी खत्म कर दिया। उसी ने क्लब पर अलका पर गोली चलाई थी, लेकिन मैंने उसे बचा लिया था। ओह, तो वो तुम थे? हाँ, वो मैं ही था। कहने के साथ इकबाल ने नकाब उतार दी। सलमा ने भी नकाब उतारी और जेब में रख ली। अब वो लोग भयभीत निगाहों से सलमा व इकबाल की तरफ देख रहे थे। अलका का बाद में इसलिए कत्ल कर दिया गया था क्योंकि वो संस्था के विरुद्ध कुछ प्रमाण देने जा रही थी, लेकिन उसके फ्लैट से मुझे अजगर वाली अंगूठी मिल गई थी। वैसी अंगूठियाँ इसी फैक्ट्री में बनाई जाती थी। मैं सिद्ध कर सकता हूँ क्योंकि ऐसा प्लास्टिक के खिलौने सिर्फ इसी फैक्ट्री में बनते हैं। हरमेश का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोला, तुम कुछ भी प्रमाणित नहीं कर सकते। हेडक्वार्टर में तुम्हारी उंगलियों के निशान जगह जगह मिले हैं। माइक्रोफिल्म बनाने की मशीन भी प्राप्त कर ली गई है। वहीं तुमने 3 लड़कियों की हत्या भी की थी। तुम्हारे दल का एक सदस्य मेरी कैद में है। उसने सरकारी गवाह बनना स्वीकार कर लिया है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सब सत्य है, हरमेश बोला, लेकिन वो नकाबपोश नहीं हूँ जो दल के सदस्यों को आदेश देता है। कौन है फिर वो? सेठ हीरालाल। तुम कुत्ते व कमीने हो। सेठ हीरालाल चिल्लाया। इकबाल, इसकी बातों में मत आना, ये मुझे फंसाना चाहता है। क्या ये सच है हरमेश तिवारी? ये नीच इंसान बकवास कर रहा है। एल्सन बिल्कुल निर्दोष है। इकबाल ने रिवॉल्वर का रुख हीरालाल की तरफ कर दिया। ये क्या सभ्यता है? मैं बड़ा आदमी हूँ। सरकार मुझसे लाखों रुपया टैक्स लेती है। देश के रहस्य बाहर बेचकर करोड़ रुपया कमा भी लेते हो। इकबाल मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारे जैसे गद्दारों को तो 100 जूते मारकर एक गिनना चाहिए। हरमेश ने जो कहा है वो सब टेप हो चुका है। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है सेठ। तभी ढेर सारे कदमों का स्वर उभरा। नवीन के साथ एक विदेशी युवती अंदर प्रविष्ट हुई। वो एली थी। माय डॉटर। उसे देखकर एल्सन चीख उठा।
डैडी। वो भी प्रसन्नता से खिल उठी। इसी अली को इकबाल ने हरमेश तिवारी के साथ देखा था। क्यों सेठ हीरालाल? इकबाल उसे आंख मारता हुआ बोला। अब क्या ख्याल है? ये कमीना इंसान क्या बोलेगा, मैं बोलूँगा। एल्सन सेठ को नफरत भरी निगाहों से देखता हुआ बोला। आप जो कहना चाहते हैं वो मैं जानता हूँ मिस्टर एल्सन, इकबाल बोला। फिर उसने बताया, जब मुझे मालूम हुआ कि आपकी बेटी भारत आई है और हरमेश उसे हीरालाल का रिश्तेदार बताकर उससे शादी करने का विचार रखता है, तो मुझे उसी समय इसके पीछे रचे जा रहे गहरे षड्यंत्र की बू आ गई। मैंने अमेरिका स्थित राजदूत से जानकारी मांगी तो मालूम हुआ मिस्टर एल्सन वैध पासपोर्ट द्वारा भारत अपनी बेटी की तलाश में गए हैं। मैंने एली को हरमेश के ऑफिस में देखा था। मेरा विचार है हरमेश ने एली को बहका कर अपने जाल में फंसा लिया। तुम ठीक कह रहे हो इकबाल। एल्सन ने उन दोनों को घृणा भरी नज़रों से देखा और बोला, हरमेश हीरालाल का दूर का रिश्तेदार है। पिछले साल धंधे के सिलसिले में अमेरिका आया था। वहाँ इसने एली को न जाने क्या पट्टी पढ़ाई कि वो इस हरामजादे के गुण गाने लगी। मैंने एली को बहुत समझाया कि हरमेश नीच और कमीना इंसान है। मैं जानता था वो गलत आदमी है। आपको कैसे मालूम हुआ कि वो गलत आदमी है? अमेरिका में इसी का खास एजेंट खिलौनों को रिजेक्ट करके वापस भेजा करता था। उसका संबंध नशीले पदार्थ बेचने वाले गिरोह से था। वही खिलौनों में नशीले पदार्थ भरकर भेजा करता था। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि वो नशा फौजी ऑफिसरों को जाल में फंसाने के लिए दिया जाता है। फिर उनसे सैनिक रहस्य चोरी करवाए जाते हैं। एक भारतीय होकर ये लोग भारत से गद्दारी कर रहे हैं। लानत है इन पर। फिर क्या, मैंने एली को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। 1.5 महीने पहले भागकर भारत आ गई। एली की तलाश में मैं भी यहाँ आ गया। इन दोनों ने पहले मुझे बताया कि एली यहाँ नहीं है। जब मैंने बहुत दबाव डाला तो आज इन्होंने मुझे बताया कि एली यहीं है और फिर मुझे कुर्सी से बांध दिया और एक शर्त रखी। क्या? यही कि अगर मैं फैक्ट्री के अपने शेयर इनके नाम पर कर दूं तो ये लोग एली को आज़ाद कर देंगे। जब मैंने इनकार किया तो एली को कत्ल करने की धमकी दी गई। उसके चुप होते ही इकबाल बोला, हाँ तो सेठ हीरालाल, अब बोलो क्या बकते हो? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। चिंता मत करो, तुम्हारे विरुद्ध काफ़ी प्रमाण एकत्रित हो गए। बाहर खड़े ट्रक में जो फौजी रहस्य है वो सबसे बड़ा प्रमाण है। उसने सर झुका लिया। देश से गद्दारी करते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आई? जिस देश की मिट्टी से तुम्हारा जिस्म बना है उसी को तुम लोग बेच रहे थे। उन फौजियों की तुम लोगों ने हत्या की जो सीमा पर तुम्हारे लिए अपना खून बहाते हैं, हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। तुम लोगों की हालत तो कुत्तों जैसी करनी चाहिए। सलमा, इस सेठ को इतने जूते लगाओ कि इसका सिर पिलपिला हो जाए। और सेठ, तुमने अगर सलमा का हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। सलमा ने जूता उतारा और सेठ हीरालाल के सिर पर बरसाने लगी। फिर सलमा ने उसे इतने जूते मारे कि वो बेदम होकर गिर पड़ा। सल्लो जी, इकबाल बोला, अब सेल्समैन का नंबर है। इसको तो मैं भी जूते मारूंगी, इसने मुझे भी मूर्ख बनाया है, एली बोली। कई बेबस और मजबूर लड़कियों का कत्ल भी किया इसने, सलमा बोली। फिर दोनों उस पर जूते बरसाने लगी। वो भी बेदम होकर गिर पड़ा। इसी के साथ इंस्पेक्टर प्रताप पुलिस फोर्स के साथ अंदर प्रवेश हुआ। इकबाल के कहने पर दोनों को हथकड़ी लगा दी गई।